पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस का पोस्टर। क्या था टॉपिक बोलिए? पोस्टर था। पोस्टर में दो टाइप का पोस्टर होता है, हम बोले थे एक तो मैक्रो होता है। क्या होता है पहले? एक तो मैक्रो और दूसरा क्या होता है? माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन आता है? तो कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, और कौन आता है? प्रोटीन आता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आता है। माइक्रो में कौन कौन आता है? तो विटामिन आता है, जो कि हम कल पढ़ लिए हैं। और क्या आता है भैया? मिनरल्स। क्या आता है? मिनरल। चीजों की बातें, खनिज जो आप खाते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज। तो इसमें से हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये पढ़ लिया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो में हम लोगों ने विटामिन पढ़ लिया, माइक्रो में हमको आज क्या पढ़ना है? मिनरल्स। तो आज हम कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं? माइक्रो में मिनरल्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्यों होगी बातें? अब मिनरल्स के अंदर जो जो क्लासिफिकेशन होगा हम उसको देखेंगे और चालू करते हैं। और माइक्रो मैक्रो किस आधार पे? मैक्रो जिसका शरीर को ज्यादा जरूरत होता है वो क्या है? मैक्रो। जिसका शरीर को कम जरूरत है वो क्या है? माइक्रो। क्लियर हो गई बातें? ये शरीर की वृद्धि, ऊर्जा वृद्धि, विकास के लिए जरूरी है, और ये इनको हेल्प करने के लिए ये जरूरी है। क्लियर हो गई बातें? इनकी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके साथ भैया माइक्रो, ये माइक्रो होंगे, यानी कि इसमें मैक्रो मिनरल्स में देखेंगे आप लोग। तो जब आप मिनरल्स में आएंगे तो मिनरल्स में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मैक्रो मिनरल्स हैं? क्या? अब मिनरल्स के अंदर दो हिस्से हैं, मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। ऐसे मिनरल जिसकी शरीर को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो। क्या कहलाएंगे? मैक्रो मिनरल्स। ठीक हो गई बात? ऐसे मिनरल जिसके शरीर को कम मात्रा में जरूरत है वो क्या कहलाएंगे? माइक्रो मिनरल्स। अब आप बता दीजिए, चलिए आप ही से पूछ लेता हूँ, बताइए। आयरन, जो आयरन जबकि ब्लड में, हीमोग्लोबिन में है ना पाया जाता है, लोहा, आयरन, बताइए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मिनरल होगा कि माइक्रो मिनरल होगा? हम्म? ऑक्सीजन, आयरन। आयरन क्या होगा? माइक्रो माने जिसका कम जरूरत हो, मैक्रो माने जिसका ज्यादा जरूरत हो। तो आयरन क्या होगा? अरे मिनरल तो सब कम ही चाहिए, मगर मिनरल में भी सबसे कम। तो आयरन क्या होगा? आयरन मिनरल्स में से मैक्रो होगा कि मिनरल्स में से माइक्रो होगा? माइक्रो होगा ना। ठीक हो गई बात है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, माइक्रो। मैक्रो में है सोडियम। एग्जाम ये पूछेगा, ठीक है ना? चार नाम लिख के दे देगा, आपको लगता है कि लोहा जरूरी शरीर के लिए, कौन सा? वही बोलेगा मैक्रो मिनरल्स है। लिख देगा सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सब कैसे मिनरल्स हैं? मैक्रो। अब इसी बीच में आपको आयरन घुसा देगा। आपको लगेगा आयरन क्या? अरे आयरन तो हीमोग्लोबिन, पूरा ब्लड उसी से बनता है, सब चीज लगता है, तब क्या लगेगा? आयरन होगा आंसर करके, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो, है ना? मगर सही मैंने भाई वो क्या है? माइक्रो मिनरल्स है। मैक्रो में कौन कौन आते हैं इसको इसलिए एग्जैक्टली ऐसे याद रखिए, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों से देख करके पूछना होगा तो ऐसे ही पूछेगा। बताइए, तो मैक्रो मिनरल्स में शरीर के लिए कौन कौन से मिनरल्स सबसे ज्यादा जरूरी है? तो पहला क्या है? दूसरा कौन है? क्लोरीन। पहला कौन है? सोडियम। बोलिए पहला कौन है? सोडियम। आ जाओ भैया। पहला कौन है? सोडियम। दूसरा कौन है? क्लोराइड। दूसरा कौन है? पोटेशियम। फिर कौन है? कैल्शियम। फिर कौन है? सल्फर। फिर कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को एमजी लिखते हैं कि एमएन लिखते हैं? हाँ, फास्फोरस। क्लियर हो गई बात ना? तो आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन से मिनरल्स है? तो बोलिए, फिर तो बोलिए, पहला क्या आपको दिख रहा है? फिर क्या दिख रहा है? हाँ, फिर कौन दिख रहा है? फिर कौन दिख रहा है? इतना बड़ा शरीर है, इसमें पूरा हड्डी भरा है, तो हड्डी है तो कैल्शियम रहेगा कि नहीं रहेगा? कैल्शियम क्या है? मैक्रो। याद हो गया बात? आप इतने बड़े शरीर में हर दिन खाना खाते हो सही चलाने के लिए, हर दिन खाने में आप क्या डालते हो सब्जी में? नमक। क्या डालते हो? नमक। तो NaCl, तो NaCl भाई क्या होगा? मैक्रो। याद करवा रहा हूँ, ऐसे याद रखना है। इतने बड़े शरीर में खाना खाते हैं ऊर्जा देने के लिए, तो हर दिन खाने में क्या डालते हैं? नमक। तो नमक ज्यादा मात्रा में हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो क्या होगा? मैक्रो है ना, इसलिए। क्लियर हो गई बात? इतने बड़े शरीर में पूरा हड्डी है, तो हड्डी के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम। क्लियर हो गई बात ना? वैसे ही, अब इतने बड़े शरीर में जो आपका हड्डी है, तो हड्डी केवल कैल्शियम से नहीं होता, किससे बनता है? फॉस्फोरस से बनता है। किससे होता है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस। दांत के लिए भी फॉस्फोरस, जो आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक साथ दे रहा है, तो इसमें चाहिए ना भाई, इसी पोर्शन के लिए फॉस्फोरस। क्लियर हो गई बात ना? अब जो बच गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, बस आपको इसको याद रखना है। इसको याद रखना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। किसको याद रखना है? इसको याद रखना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया?
नमक बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग, हर दिन खाते हैं, तो क्या होगा, मैक्रो NaCl। ठीक, तो अलग अलग Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड, आप बता देंगे मैक्रो है। हड्डी है तो पूरा क्या चाहिए, कैल्शियम। हड्डी है तो क्या चाहिए, फास्फोरस। ये दोनों मेजर होंगे। बाकी कौन बचा, क्लोरीन, मैग्नीशियम, और आपका क्लोरीन तो हो गया था, सोडियम, आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्लियर हो गई बातें, याद रहेगा इसको, ऐसे याद रखते चलना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसी में सब एक एक के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे कि क्या है सोडियम, क्या कैसे करते हैं, किसी को खाने से मिलेगा, क्या कमी है, क्या चीज़ है। क्लियर हो गई बातें, आइए। और उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी के साथ हम टेबल में अब किसको ध्यान रख लेते हैं, माइक्रो वाले को। किसको ध्यान रख लेते हैं, माइक्रो को। पता चल जाएगा कि मैक्रो कौन है, माइक्रो कौन है ना, तो क्लियर हो जाएगा, उसका हम पढ़ लेंगे उसको। अब माइक्रो मिनरल्स मतलब मिनरल्स ऐसी कम है। क्या था भला, मैक्रो पोषण, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में भी मैक्रो में चला, न्यूट्रिएंट सूत्र क्या है आपका भैया, माइक्रो है। उसमें जब हम चल जाएंगे मिनरल्स में, मिनरल्स में माइक्रो कौन है, तो मिनरल्स में भी सबसे कम मात्रा में आपको शरीर को क्या क्या चाहिए, तो जिंक चाहिए कम मात्रा में। क्या चाहिए फिर, आयरन चाहिए कम मात्रा में। क्या चाहिए, फ्लोराइड चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर चाहिए, मैंगनीज चाहिए, सेलेनियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, क्रोमियम चाहिए, और क्या चाहिए, मोलिब्डेनम। तो देखिए इसमें सब नाम अजीब अजीब है ना। उधर सुना सुना नाम था, कैल्शियम मैग्नीशियम सब सुना सुना नाम था, इसमें सब नाम सुना सुना है। जो आपको डाउट में लाएगा वो बस कौन है, आपका आयरन। क्योंकि आयरन हमको बार बार डाउट करता है। आयोडीन, बार बार डाउट कर, नमक में आयोडीन होता है तो ज्यादा खाने ऐसा लगेगा। आयोडीन और आयरन को बस ध्यान रखिए, बाकी सब देखिए सब अलग अलग नाम है। जब नॉर्मली आपको लगेगा खाने में ये थोड़ी खाते होंगे हम लोग, क्या आपको लगता है कि भाई जिंक खा रहे हैं करके, नहीं, मगर आप खाते हैं तो जिंक कम मात्रा में लगेगा, आयरन कम मात्रा में, फ्लोराइड कम मात्रा में, आयोडीन कम मात्रा में, कॉपर कम मात्रा में, मैंगनीज कम मात्रा, Mn है ना, Mg क्या है, मेजर, Mn क्या है, माइनर, सेलेनियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है। सब अलग अलग नाम है ना, कठिन वाला नाम है। तो जितने कठिन वाले नाम है जो जनरली आप ज्यादा नहीं सुनते, वो कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो। ये याद रखने का आसान सा तरीका है। इसमें किसको बस ध्यान रखना है, आयरन को और आयोडीन को। क्लियर हो गई बातें, अब याद रहेगा दोनों ना। जबकि उधर क्या क्या था बताइए, तो नमक खाने तो NaCl, और क्या होगा, सोडियम पोटेशियम के हो गया, और फिर क्या था भाई आपका, बोलिए बोलिए, शरीर चाहिए तो शरीर के लिए, हड्डी के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्लियर हो गई बात ना, हाँ। और उसके अलावा क्या था, पोटेशियम, सल्फर और मैग्नीशियम Mg, क्योंकि Mg मेजर है, Mn माइनर है। ठीक, मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों डाउट होता है, मैंगनीज यहाँ पे आता है। वो नाम क्लियर हो गया, तो इससे पता चल गया ऑटोमेटिक माइनर। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसको मिक्स करके कि इनमें से कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, बता देंगे, कौन सा मैक्रो है, कौन सा माइक्रो है, बता देंगे। आसान हो गया। अब चलिए पढ़ना चालू करेंगे हम लोग अपने शुरुआत से। जैसे दिमाग में एकदम क्लियर मैप बने रहना चाहिए, जब भी आप सोचे एग्जाम में तो एकदम वैसी मैप आपके दिमाग में उतरता चल चले। आइए, सबसे पहले हमारा मेजर में कौन है भैया, NaCl। तो Na लेंगे पहले, क्या है हमारा मेजर में, सोडियम। ठीक हुई बातें, तो पढ़ते हैं हम लोग सोडियम के बारे में। तो सोडियम के कार्य और स्रोत देखेंगे, फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ सोडियम हम देखेंगे। तो सोडियम जो है, सोडियम पोटेशियम है ना, तो ध्यान रखिएगा एक जैसे लगभग काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता चल गया ऐसा है क्या सर, इसलिए ऐसा बोलते हैं। बताइए, आपको खुद पता होगा, हाई बीपी वाले आदमी को नमक ज्यादा खाना चाहिए कि कम खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कम, सबको पता है। अब मैं पूछूंगा क्यों, हाई बीपी वाले नमक को, हाई बीपी वाले आदमी को नमक कम खाना चाहिए, आप बोले, मैं बोल रहा हूँ क्यों। सिंपल सा आंसर है ना, अरे सर नमक हाई बीपी को बढ़ा देता होगा। आंसर तो ये है ना, इतना सोचना क्यों पड़ा। ये बात को बताते हैं थोड़ा अलग तरीके से। आपके बॉडी में सोडियम और एक तरफ पोटेशियम है, दोनों में ना इनवर्सली रिलेशन है। जैसे अगर सोडियम अधिक होगा तो पोटेशियम क्या होगा, कम। सोडियम कम होगा तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, अधिक। अब देखिए आपको दूसरा चीज पता चलने वाला है। अब ये याद रखिए, सोडियम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका बीपी ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीपी ज्यादा। सोडियम कम तो बीपी कम।
अब इसी में आपको एग्जाम का अलग लेवल पूछेगा। और नमक में क्या होता है, सोडियम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। सोडियम सब तो आप जान रहे हो, सोडियम अधिक तो बीपी अधिक, सोडियम कम तो बीपी कम। मगर क्योंकि सोडियम का इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो आप बताइए अगर आपको बीपी को ज्यादा करना है किसी व्यक्ति के, तो आपको सोडियम क्या करना पड़ेगा, उसके शरीर में क्या डालना पड़ेगा, सोडियम ज्यादा डालना पड़ेगा कम डालना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ाना है तो उसके शरीर में जो आपका पोटेशियम हो रहा है ना, पोटेशियम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कम, कम करना पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के बीपी को कम करना है तो उसके पोटेशियम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी का दूसरा हिस्सा, अगर भैया सोडियम ज्यादा है और बीपी ज्यादा है तो उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए हमको खाने के लिए, बचाने के लिए क्या देना चाहिए, क्योंकि सोडियम का मात्रा ज्यादा है तभी तो बीपी ज्यादा है, और इसके मात्रा कम करता है कौन, पोटेशियम। तो क्या देना चाहिए उस व्यक्ति को अगर जान बचाना है तो, पोटेशियम। प्रैक्टिकली सीखे इसलिए मैं बोला ना, अपने जीवन खुद सोचिए, इसको इस्तेमाल कर सकें आप सब। उसी में किसी भी व्यक्ति का बीपी लो होते जा रहा है, उसको चक्कर आते बेहोश होते जा रहा है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका शरीर में सोडियम कम है, सोडियम कम है तो उसमें क्या पोटेशियम ज्यादा है ना, तो पोटेशियम की मात्रा कम करनी होगी। और क्या करना होगा, सोडियम बढ़ाना होगा, तो इसी का उल्टा रिलेशन। समझ में आ गई बात ना। तो सोडियम का डायरेक्ट संबंध है बीपी से, सोडियम अधिक तो बीपी अधिक। सोडियम बीपी अधिक हो गया तब कम कैसे करेंगे हम लोग, पोटेशियम खिला के, पोटेशियम खिला के, क्योंकि उससे सोडियम तो हम नहीं खींच सकते, क्या से खींच सकते हैं, हम क्या एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, पोटेशियम डाल सकते हैं। समझ में आ गई बात ना, यस। इसलिए भाई इसका जो रिश्ता हो संबंध काम ये करता होगा, इसी का उल्टा काम ये करता होगा, ठीक होगी बात ना। मान लो ये ब्लड के साथ संबंध है कि ब्लड में जाकर बीपी बढ़ा रहा है तो ब्लड में बीपी कम कर देगा, मतलब दोनों का संबंध किससे है, ब्लड से। वैसे ही भैया आपको यहाँ पर लगभग एक जैसे दोनों में संबंध दिखेगा, तो आपको दोनों एक चीज एक साथ समझ में आ जाएगा। शरीर में द्रव संतुलन हेतु आवश्यक होता है, तो आपको ऐसी चार ऑप्शन रख देगा कि सोडियम का क्या उपयोग है शरीर में द्रव संतुलन हेतु, तंत्रिका संचरण हेतु, मांसपेशी में संकुचन हेतु। अब सोचिए ऐसी क्वेश्चन आता तो कितना टफ लगता नहीं लगता, क्या बोल रहा है। अब याद रखना है सोडियम क्या क्या काम करता है, तो शरीर में द्रव का संतुलन करता है। बेसिकली देखिएगा आप जब बहुत ज्यादा पानी पियेंगे, नमक पानी में घोल कर पियेंगे तो क्या लगेगा, बहुत बार बार यूरिन जाना पड़ेगा ना, यस, क्योंकि भैया कंट्रोल करता है वो, एक्स्ट्रा जो भी आपको द्रव रहेगा उसको निकालने की कोशिश करता है। क्लियर हो गई बात, यस। इसलिए भैया द्रव को संतुलन करता है। दूसरा हिस्सा क्या है आपका, तंत्रिका संचरण। तंत्रिका संचरण मतलब मेरे दिमाग बोल रहा है कि प्रतीक सर अब ऐसे हाथ से लेके नीचे जाओ, बोतल पकड़ के ऊपर उठाओ, बच्चों को ऐसे दिखाओ, ये मेरे दिमाग से सिग्नल आ रहा है तभी तो ये चीज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यस। तो ये जो दिमाग से सिग्नल आया हाथ तक गया, हाथ को पकड़ के बोला हाँ मैं पकड़ लिया हूँ, तो जो सिग्नल आया और सिग्नल गया ये किसके मदद से होता है, तंत्रिकाओं की मदद से। किसकी मदद से, तंत्रिकाओं की मदद से, नर्व की मदद से। अब नर्व को बहुत लोग गलत समझते हैं, नर्व समझते हैं कि इस नस को नर्व जो शरीर में दिखाई देता है ना उसको सोचते हैं कि वही नर्व है, नहीं, वो आपकी शिराएं और धमनियां नस है, वो नर्व अलग होती है, वो बहुत पतली होती है। जब हम पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम तो आप देखेंगे। और नर्व को कंट्रोल करती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा होता है आपका दिमाग और मेरुरज्जु। तो जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब आपके शरीर का सेंट्रल हिस्सा ये है कि नहीं है पूरा, इस हिस्से में क्या आता है, दिमाग आ रहा है, और फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी खोखला होता है उसके अंदर ऐसे मांस का एक ठो मेरुरज्जु के होगा। क्लियर हो गई बात ना, ठीक है, बन करके मेरुरज्जु। तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीचों बीच इसलिए। बाकी आपके पूरे, अब दिमाग के अलावा पूरे चेहरे, पूरे कान, पूरा गला, दोनों हाथ, दोनों छाती, दोनों पीठ, दोनों पैर, दोनों जांग, इस साइड साइड में है ना, इस बोलते हैं पेरिफेरल। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल, केंद्रीय और परिधीय। क्लियर हो गई बात ना। तो उसी नर्वस सिस्टम को तो आपके दिमाग से जो भी आप हाथ से पकड़ रहे हो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग से आया सिग्नल मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड फिर वहां सिग्नल भेजा हाथ को, हाथ इसको पकड़ा, फिर हाथ बोला पकड़ लिया हूँ, ये सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहा दिमाग के पास गया। ये हो गई बात है। तो इस पूरे पेरिफेरल को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सिग्नल का आदान प्रदान हो रहा है वो अच्छे सिग्नल ट्रांसमिट कर सके उसमें मदद कौन करता है, सोडियम मदद करता है। क्लियर हो गई बात। इसलिए तंत्रिका के एक संचरण में कौन मदद करता है, सोडियम। और सोडियम अगर उसको ही हेल्प कर रहा है तो और कौन हेल्प करेगा साथ में, कौन संबंधित होगा, पोटेशियम भी। क्लियर हो गई बात है, यस। मांसपेशी में संकुचन, जब भैया इस बॉटल को मैं पकड़ा और मेरे हाथ को देखिए, हाथ को ऐसे करके बंद किया, मेरे मांसपेशियां का सिकुड़ा कि नहीं सिकुड़ा, मांसपेशी में सिकुड़ गया ना, तो सिकुड़ने बोलते संकुचन। ठीक, कंप्रेशन, ऐसे खोल दिया तो रिलैक्सेशन, कंप्रेशन रिलैक्सेशन। जब भी आप किसी चीज को आप सिकोड़ते हैं उसमें कौन मदद करता है, सोडियम। मांसपेशियों में संकुचन को कौन मदद करता है, सोडियम। इसलिए मसल कॉन्ट्रेक्शन में, नर्व ट्रांसमिशन में, नीडेड फॉर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस के लिए ये तीनों चीज में कौन मदद करता है, सोडियम। अब याद रहेगा कि नमक हम खाने से क्या क्या चीज हो रहा है, लिक्विड निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है शरीर में से, हाथों को बंद करने में, संकुचन करने में, और दूसरा वो सिग्नल जाने में।
क्लियर हो गया, एक ही जैसी चीज है ये। अब इसका स्रोत क्या क्या खा के आप सोडियम अपने शरीर में लेते हैं? तो सिंपल सी बात है, टेबल सॉल्ट, मतलब जो आप घर में सफेद नमक खाते हो, नमक खाते हो, उसी बोलते हैं टेबल सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। उसी भैया खाएंगे तो आप मिल जाएगा सोडियम। दूसरा, सोया सॉस आप खाएंगे, सोया सॉस में डाल के चाउमीन बनता है, काला काला कर देता है जो, उसमें भी होता है भैया। फिर आपका प्रोस्टेट खाद में होता है, और थोड़ी सा दूध में भी थोड़ा मात्रा में होता है, ब्रेड में भी होता है, सब्जियों में भी होता है थोड़ा थोड़ा मात्रा। क्लियर हो गई बात है ना? यस, मगर मेजर सोर्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सॉल्ट। ठीक है बात है, इसलिए आप इसको खाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड के कार्य और स्रोत। अब आगे Na के बाद क्या आ गया? Cl। सोडियम देख लिया, अब क्या देखें? क्लोरीन। अब क्लोराइड को देख लीजिए। क्लोराइड भी क्या करेगा? उसी के साथ जुड़े ना, NaCl, तो भी क्या करेगा? शरीर में द्रव संतुलन है तो आवश्यक कर रहा वो काम हो। आमाशय अम्ल की मात्रा पर प्रभाव कैसे, आइए बताते हैं। ये बेटा आपका स्टमक है, हमको लगता है कि, बताइए आपका पेट कौन है? आप बताइए आपका पेट कौन है? अपने हाथ से बताइए आपका पेट कहाँ पर है ना? हमको ये लगता है ना पेट, ये नहीं है पेट। पेट बस यहाँ भी इतना ही सा है, थोड़ा सा, इतना बड़ा पेट नहीं है। क्यों गई बात ना? ये उदर है, ठीक है? उदर गुहा है, मतलब जो पेट को अंदर की सब चीज को रखा है वो कैविटी है, खाली स्थान है, गुफा है, इसको गुफा कैविटी बोल जाता है। पढ़ाएंगे आगे, ठीक हो गई बात। स्टमक बस इतना ही, ये वाला हिस्सा। और इसमें आप भैया कुछ भी खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मटन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, इतना खतरनाक खतरनाक चीज आप खा ले रहे हो, सब चीज जल जा रहा नहीं जल जा रहा, सब चीज जल के पच के निकल जा रहा नहीं निकल जा रहा। तो अगर उसको जलाने में, पचाने में मदद कौन करता है? कौन मदद करता है बताइए? HCl। कौन मदद करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत खतरनाक एसिड है, समझ में आ गई बात ना? बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक। अगर भाई स्किन पे गिर जाए तो यहाँ पूरे जला के छेद कर दे, इतना खतरनाक एसिड। इसका pH वैल्यू बहुत लो होता है। क्लियर हो गई बात? तो इतना खतरनाक एसिड है, जिससे पेट क्यों नहीं जलता कि उसके ऊपर चारों लेयर होता है, हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र वाले में। ठीक हो गई बात? यहाँ बात है। अब बताओ, पेट में जो HCl है, अगर भैया इसका मात्रा कम होता है, आपका पाचन अच्छे से होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर HCl आपके पेट में कम निकल रहा है तो अच्छे से पाचन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब HCl अच्छे मात्रा में निकलेगा तो पाचन अच्छा होगा। और HCl में क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? Cl। तो Cl भैया आपको बढ़ाने के लिए, अमाशय अम्ल की मात्रा पर प्रभाव डालने के लिए क्या आपको खाना पड़ेगा बाहर से? Cl। क्लियर हो गई बात ना? तो क्लोरीन खा रहे हैं हम नमक के साथ, NaCl, तो Cl आकर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर HCl बना रहा है। ठीक हो गई बात? आपको समझ में आ गया कि भाई कहाँ पे उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, इसलिए रटिए मत, समझते चलिए। और इसका स्रोत क्या है? सेम टू सेम, नमक, सोया सॉस, वैसे भी आपको दूध, ब्रेड, सब्जियां, वही चीज। ठीक हो गया, सेम टू सेम बात। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या था? पोटेशियम। मैं बोला था कि सोडियम पोटेशियम एक दूसरे के विपरीत है, वो भी वही काम करेगा जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो जैसे वो काम करते दोनों, NaCl कहाँ काम करते हैं? शरीर में द्रव संतुलन के लिए, तो ये भी कहाँ काम करेगा? शरीर में द्रव संतुलन के लिए। तंत्रिका संचरण में काम करता है सोडियम, यहाँ कौन काम करेगा? पोटेशियम भी काम करेगा। ठीक, जैसे सिग्नल भी जा रहा है तो मान लो सोडियम मदद कर रहा है, तो वापस आ रहा है तो कौन मदद करेगा? पोटेशियम मदद करेगा। इस तरीके से आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तंत्रिका संचरण में। दूसरा कौन है? मांसपेशी के संकुचन में। मान लो कि सिकुड़ने में कौन मदद कर रहा है? सोडियम। तो खोलने में कौन मदद कर रहा है आपके लिए? पोटेशियम। ठीक हो गई बात है? यस। अभी इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स में दूध दूध आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? शुरू में जो लास्ट में था उसके, वो इसके शुरू में आ रहा है। मांस, दूध, ताजे फल सब्जियां, मोटे अनाज और दाल। ठीक हो गई बातें? मतलब कुल मिलाकर भाई आपको सब्जी दिख रहा है, मांस, दूध, ताजा फल सब्जी और मोटा अनाज। ठीक हो गई बात? Yes। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन? कैल्शियम। अगला कौन है? कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा? सबसे पहले हम जानते हैं हड्डी के लिए जरूरी है सर, भाई स्वस्थ हड्डी और दांत के लिए आवश्यक है। दांत के लिए कैल्शियम के साथ और क्या जरूरी है? मैंने बोला था फॉस्फोरस। हड्डी को और क्या जरूरी है साथ में? फॉस्फोरस। मगर फॉस्फोरस अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए आपके शरीर में, तो जो आपके दांत को स्ट्रेंथ करेगा, ऊपर का वाइटल हिस्सा जो इसको मजबूती देगा, और अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उससे दांत को पीला भी कर देगा। तो जिनके दांत बहुत पीले दिखते हैं ना, उनकी किसकी मात्रा बढ़ गई है? फॉस्फोरस की। किसकी मात्रा बढ़ गई है? फॉस्फोरस की। अब ध्यान रहेगा, पीला दांत देख के क्या बोलोगे? फॉस्फोरस बढ़ गया इसके मुंह में। क्या बढ़ गया है? फॉस्फोरस। ई मेरा नहीं है बे, ऐसा मत देखो भाई तुम लोग, है ना? आओ आगे बढ़ते हैं। ये स्वस्थ हड्डी और दांत के लिए चलेगा। दूसरा, मांसपेशी क्रियाओं में सहायक होता है। ये भी किस सहायक होता है? मांसपेशी, क्योंकि अल्टीमेटली जो मांस किससे चिपका है? हड्डी से तो चिपका है ना, है कि नहीं है? यस, तो मांसपेशी को हड्डी से जुड़ करके काम करने में कौन मदद करेगा? कैल्शियम। ठीक हो गई बात? तुम कंगाल तंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लिगामेंट, टेंडन आप पढ़े होगे, सुने होगे ना, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, वो सब बताएंगे, वहीं पे काम आता है इसका भी। तंत्रिका तंत्र की क्रिया में सहायक करता है, तो जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, उसमें ये भी मदद कर रहा है। और रक्त का थक्का जमाने में, इसमें जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में, तो ये रक्त थक्का से आपको क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन कौन करता है? तो याद रखना, मदद करता है कल कौन सा विटामिन मदद करता है? पढ़ाया था मैंने, बताइए। विटामिन के मदद करता है। मिनरल्स में कौन मदद कर रहा है? कैल्शियम मदद कर रहा है। और आपके ब्लड में का कौन सा हिस्सा है जो मदद करता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, कौन मदद करता है? हाँ,
प्लेटलेट्स मदद करता है। तो यह तीनों चीज याद रखना, रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स तीनों मदद करता है। क्यों हो गई बात, प्रैक्टिकली सीख गया ना अब ये चीज। तो तीनों याद रखना। विटामिन में कौन सा, के। मिनरल्स में कौन सा, कैल्शियम। और भाई रक्त में कौन सा, प्लेटलेट्स। ये क्या मदद करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में। आइए, तो क्या आगे बढ़ते हैं। अगला कैल्शियम के कार्य और स्रोत देख लीजिए। कैल्शियम क्या खाने से मिलेगा, क्या कैल्शियम उसके साथ, इसके साथ साथ और क्या काम करेगा कैल्शियम। कैल्शियम इसके साथ रक्त दाब नियंत्रण करता है। कैल्शियम किसको प्रभावित करता है, आपके बीपी को ये भी प्रभावित करता है। क्लियर हो गया बात। तो बीपी कौन कौन प्रभावित करता है, सोडियम कर रहा था, पोटेशियम कर रहा था, और कौन कर रहा है, कैल्शियम। तो तीनों को बीपी जोड़ के ध्यान रख लो, ठीक हो गई बातें। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है क्यों, तो कैसे बढ़ा समझिएगा। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या बनता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बीमारी से लड़ती है। एंटीबॉडी जब रक्त वाला हिस्सा है तो बता देंगे क्या होता है एंटीबॉडी। ये समझ लो कि शरीर में ब्लड में एक एंटीबॉडी होता है, क्योंकि बाहर से वायरस घुसेगा तो उसको मारता पीटता है, ठीक हो गई बातें। तो आपके ब्लड से जो एंटीबॉडी बन रहा है, एंटीबॉडीज भी आपको शरीर का क्षमता बढ़ेगा बीमारी से लड़ने का। तो जो एंटीबॉडी के लिए जरूरी है बनने के लिए, उसमें क्या जरूरी है उसके लिए, कैल्शियम। तो कैल्शियम अच्छे से आया तो एंटीबॉडी अच्छा बना, एंटीबॉडी अच्छा बना तब क्या अच्छा हो जाएगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है। क्लियर हो गई बात। तो एंटीबॉडी के लिए क्या चाहिए भैया, कैल्शियम चाहिए। स्रोत क्या मिलेगा, तो भाई कैल्शियम किससे किससे मिलता है, दूध, दही, मछली, खाद, फर्टिलाइज, टोफू, सोया मिल्क, हरी सब्जी और दाल। इसमें टोफू क्या है बताइए, कौन मान जानता है क्या होता है टोफू। टोफू बेटा जैसे आपको पनीर होता है ना, पनीर, वो भी पनीर ही है। आप खाए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, कह रहे हम लोग टोफू खा के आ गए। तो उसमें आप लोग पनीर की सब्जी ला दो भैया, आपको खिला दिया, आपको लगेगा पनीर खा के आए। नहीं, सोयाबीन होता है सोयाबीन, तो सोयाबीन को भी जब उसके बीन्स को जब पीसते हैं उससे भी दूध निकलता है, सोया दूध, सोया मिल्क बोलते हैं। तो सोया मिल्क को पनीर जैसे जमा देते हैं तो उसका जो पनीर जैसा रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, टोफू। तो गाय के दूध से, गाय के मिल्क से बनेगा अगर कोई प्रोडक्ट, क्या बनेगा, पनीर। और अगर सोया मिल्क से बनेगा प्रोडक्ट, क्या कहलाएगा, टोफू। ठीक समझ में आ गई बात, ये भैया वो है, याद रखिएगा। तो भाई क्या क्या खान से मिलेगा आपको, दूध और दूध वाला प्रोडक्ट हो गया बात। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम। फास्फोरस के कार्य देख लेते हैं। फास्फोरस कार्य स्रोत में, फंक्शन एंड सोर्स ऑफ फास्फोरस, हड्डियों दांतों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होता है। फास्फोरस पहले बता दिया था, हड्डी के लिए चाहिए और दांत के लिए चाहिए। जहां जहां कैल्शियम चाहिए वहीं फास्फोरस चाहिए। हर कोशिका में उपस्थित होते हैं, क्या हर कोशिका में उपस्थित होता है कौन, आपका फास्फोरस। अब कौन बताएगा कोशिका में, सेल में फास्फोरस का क्या काम, कौन यहाँ पे जो बताएगा, बताइए, पूछ लेगा। कोशिका का कौन सा हिस्से के निर्माण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, बी, टी, सी, ऐसे कोशिका के चार हिस्से दे देगा। न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल दे रहा है, और लाइसोसोम बोल दे रहा है। बताइए आंसर, छूट जाएगा ना एग्जाम क्वेश्चन, यही नहीं करना है। आइए, इसलिए आप आंखों से देखिए बेटा। कोशिका जो होता है, सेल, हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। सेल दो हिस्से का होता है, लाइक सेल आपके चैप्टर में लिखा नहीं है, सीधा ऊतक लिख दिया टिश्यू। और फिर देखेंगे टाइम मिले तो पढ़ा देंगे। सेल दो टाइप होते हैं, एनिमल सेल जिससे जीव जंतु जानवर बन रहे हैं, और एक होता है प्लांट सेल जिससे पेड़ पौधे बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात ना। तो अभी सेल हल्का दिखा रहा हूँ। मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, क्यों गई बात। मैं यहाँ एक बोला वहां दो बोला, क्यों किया। आपके सेल की जो बाहरी दीवार है, ये वाली दीवार, ठीक है बात, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बोलिए, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं, सेल मतलब कोशिका, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है, कौन था बताइए, उस दिन बताया था। प्लांट का सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाँ, सेल वॉल। क्या कहलाता है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति क्या कहलाता है, भित्ति। और इसके जो अंदर वाला लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसका मतलब क्या, प्लांट के पास कोशिका झिल्ली तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा क्या है उसके पास, कोशिका भित्ति है, वॉल भी है। तो दो होती है, एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति। एनिमल सेल इसमें केवल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल मतलब दीवार किस में पाई जाएगी, जिसमें आप कुछ दिन बताया था, याद कीजिए। कि आपको आंधी आएगा, तूफान आएगा, तो आप घर में घुस जाओगे, तो आपको जरूरी नहीं है, मगर पेड़ पौधे वैसे खड़े रहते हैं, तो उनको चाहिए मजबूती, तो इसलिए क्या होगा, उनके वॉल होगा, सेल वॉल होगा। बताया था मैंने ये बात। इसलिए भाई पेड़ पौधों में केवल सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब आते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पर। जो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, और अलग लैंग्वेज में फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं बोलो, हाथ में बोलो, शांत बोलो तो याद हो जाएगा। क्या बोलो, फॉस्फोलिपिड। लिपिड हम और किसे बोलते हैं, कल पढ़े थे हम लोग, लिपिड हम किसे बोलते हैं,
फैट को बोलते हैं, कल याद कीजिए पढ़ाए थे कि फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड मतलब फैस, वो फैट हो गया, सिंपल सी बात है। इसमें जो फॉस्फो है वही क्या है, फॉस्फोरस। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन जरूरी है, फॉस्फोरस। और सुन में आया, ऐसे पढ़िए जब आपको आंखों से दिखिए अच्छा ये है, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ भाई आ रहे हैं ठीक। तो हड्डी दांतों के लिए आवश्यक हो गया, हर कोशिका में उपस्थित होता है किसके रूप में, सेल मेम्ब्रेन के रूप में, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोरस चाहिए। और अम्ल क्षार नियंत्रण तंत्र का हिस्सा है। आपके बॉडी में कितना, आपके ब्लड का जो पीएच वैल्यू है ना, एसिडिक है कि बेसिक है, तो आपके ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, ब्लड के रक्त का, ब्लड में रक्त का जो पीएच वैल्यू, वही बॉडी का पीएच वैल्यू कहलाता है। कोई बोले आपके शरीर का पीएच वैल्यू, तो मत सोचना किसका पूछ रहा है, रक्त का ही पीएच वैल्यू को बोल रहा है। क्लियर हो गई बात। तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है, उसको मेंटेन करने में कौन मदद करता है भैया, फॉस्फोरस। कौन मदद करता है, फॉस्फोरस। क्लियर हो गई बात ना, याद रखिए। अब सोर्स क्या क्या है, मांस, मछली, अंडा, प्रोस्टेट फूड, ये सब खाइए। मतलब कुल मिला के फॉस्फोरस हमको क्या खाना है, नॉनवेज खाना है। क्या खाना है बोल देंगे, याद रखेंगे दिमाग बस, नॉनवेज खाना है। अब बाकी याद ही रखना पड़ेगा इधर को। चलिए फॉस्फोरस कम पढ़ लिए हैं, मैग्नीशियम बच गया, क्या है, सल्फर। दो ही ठो बचा है, पढ़ा देते हैं ना, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है एक बार तेजी से। मैग्नीशियम के लिए क्या चाहिए, फंक्शन एंड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, प्रोटीन के निर्माण में काम करता है। प्रोटीन के निर्माण मतलब देखिए बहुत सारा अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन का सब छोटा क्या है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में बहुत सारे अमीनो अम्ल में मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैग्नीशियम से बना अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन, इसलिए भाई सीधा लिख दिया है, प्रोटीन निर्माण को मदद करता है मैग्नीशियम। दूसरा आ जाते हैं, तंत्रिका संचरण में वही जिसके सोडियम था पोटेशियम था, आपका ये था भैया, और आपकी आ गया सोडियम था, क्लोरीन था, पोटेशियम था, ये आपका मैग्नीशियम भी ऐड हो गया वहीं पर। लास्ट में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, तो बताया था जैसे एंटीबॉडी के लिए चाहिए ना, बताया था ना मैंने कैल्शियम वाला हिस्सा, वैसे मैग्नीशियम भी चाहिए उनके लिए, ठीक। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाना है तो आपको चाहिए, जिंक भी चाहिए। स्रोत क्या है भैया, नट्स, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जी, सी फूड, चॉकलेट, खारा पेयजल। अरे खालक नहीं है, कठोर वाटर, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो। तो भाई जिस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है तभी तो हार्ड हुआ है ना। तो भाई जैसे होता है जिस कठोर वाटर उसमें क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा ही, कैल्शियम रहेगा ही। यस, इसे ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज से मिलेगा भाई मैग्नीशियम आपको। तो जितने मूंगफली वाली चीजें हैं वो सब आप खाइए, क्लियर क्लियर हो गई बातें। मूंगफली वाली चीज आप खाइए, हरी पत्तेदार सब्जी आप खाइए। लास्ट में सल्फर देख लेते हैं। तो डीएनए का निर्माण और मरम्मत करने में, तो आपको जो डीएनए होता है ना, याद कीजिए डीएनए में पढ़ाए थे, डीएनए डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रोटीन है करके पढ़ाया था। और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक प्रोटीन हम पढ़ाए थे ना। तो उस प्रोटीन के मरम्मत के लिए क्या चाहिए भैया आपको, सल्फर। क्या चाहिए, सल्फर। एस बेस्ड बोलते हैं इसलिए, एस बेस्ड, एस बेस्ड मतलब जिसको मरम्मत करता है। क्लियर, इसलिए कैसे था कि डीएनए में एस बन रहा है, बना कि नहीं बना, एस जैसे संरचना, इसलिए याद रखना क्या चाहिए डीएनए के लिए, सल्फर। अगला आ जाते हैं, कोशिकाओं की नुकसान से सुरक्षा। तो लगभग जो सल्फर है ना सबका मरम्मत ही करता है। और भैया आपके कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है आपका। तो अगर डीएनए का सुरक्षा करे तो किसका सुरक्षा कर रहा है, कोशिका का। इसलिए कोशिका की सुरक्षा के लिए भी। और लास्ट में आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण, बताया ना अमीनो अम्ल का निर्माण करता है वो भी, क्योंकि भैया आरएनए डीएनए क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो अम्ल। तो जब वो प्रोटीन डीएनए को रक्षा कर रहा है तो किसको भी करेगा, ये अमीनो एसिड का निर्माण कर रहा है। क्लियर हो गई बात। क्योंकि रक्षा करने का मतलब क्या, जो चोट लगी उसको भर देना। और चोट और घाव भरने काम कौन करता है, प्रोटीन करता है ना। और प्रोटीन के लिए मैं आपको बता दिया हूँ उसके लिए भी काम कर रहा है। इसलिए स्रोत क्या है, खाद्यों में प्रोटीन के साथ उपस्थिति, मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दालें। इसके लिए क्या रखना भैया, नॉनवेज खाना है सल्फर के लिए। क्लियर हो गई बात, क्या खाना है सल्फर के लिए भी, नॉनवेज खाना है। तो चलिए हमारा मैक्रो खत्म होता है, माइक्रो का हम देख लेंगे।